हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपको बोर्ड परीक्षा में मदद करने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार लेके आई है प्रश्न बैंक कक्षा 12 के लिए। और भौतिक विज्ञान विषय की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके पश्चात ये दूसरा वीडियो देखें। पहले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं पहले अध्याय के। तो अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें, नेक्स्ट हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें जो कि 23 है, 22 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिनका वीडियो बनाया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 कि द्विध्रुव को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में, एक जो द्विध्रुव होता है हमारे पास जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जो हैं वो अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं, उनकी जो अक्षीय स्थिति है यानी कि अक्ष पे जो स्थिति है और निरक्षीय स्थिति यानी कि इसके केंद्र से गुजरती हुई लंबवत रेखा पर जो स्थिति होती है, इन पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात यानी कि ई अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात कितना होता है। हम जानते हैं कि जो ई अक्षीय होता है उसका सूत्र होता है 2p/4πε0r³ ये होता है अपने पास। और जो ई निरक्षीय होता है, ई निरक्षीय हमारे पास होता है -p/4πε0r³। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ई अक्षीय जो है वो होता है -2e निरक्षीय। तो अगर अपन अनुपात की बात करें, अगर परिमाण की केवल परिमाण के अनुपात की बात करें तो अक्षीय जो होता है वो 2 गुना होता है निरक्षीय का, इसलिए ये अनुपात हो जाएगा 2:1। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर कि फ्रैंकलिन अर्थात स्थिर विद्युत मात्रक आवेश की सबसे छोटी इकाई। देखें, आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम फ्रैंकलिन कहते हैं या फिर ESU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर हम उसको कहते हैं स्टेट कूलॉम। तो तीनों ही एक ही मात्रक हैं, चाहे आप उसको फ्रैंकलिन कह लें, चाहे ESU कह लें, चाहे स्टेट कूलॉम कह लें। इसका जो मान होता है वो होता है 3.3 × 10⁻⁻10 कूलॉम। तो ये आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जबकि सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो होती है फेराडे। जो एक फेराडे होता है, एक फेराडे हमारे पास होता है 96500 कूलॉम। तो फेराडे तो सबसे बड़ी इकाई हो गई और फ्रैंकलिन सबसे छोटी इकाई होगी, फ्रैंकलिन या ESU या स्टेट कूलॉम। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन नंबर 25 है कि कूलॉम नियम 10⁻⁻15 मीटर से दूरी के लिए सत्य है। यहाँ हमें भरना है कि वो 10⁻⁻15 से कम दूरी पर सत्य है या फिर 10⁻⁻15 से अधिक दूरी पर सत्य है। तो बच्चों 10⁻⁻15 मीटर है, उससे कम दूरी पर तो लगता है नाभिकीय बल। तो जो कूलॉम बल है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए सत्य है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो आएगा अधिक दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। तो हमें विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बताना है। तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे विद्युत फ्लक्स का। फाई जो होता है वो सिंपली हम E.S लिख सकते हैं, S जहाँ पे क्षेत्रफल है, E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम और S जो है वो एरिया है, उसका मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, या फिर हम इसको इस लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। तो ये विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक हमारे पास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि समान प्रकृति के आवेश, अगर समान प्रकृति के आवेश है यानी कि दोनों ही या तो प्लस है या दोनों ही माइनस है, तो वो एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। तो ये तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो समान प्रकृति के आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है कि यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से
किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। तो उस उपकरण का नाम बताना है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं, ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। हम ये नहीं पता लगा सकते कि उस पर कितना आवेश है, बट ये जरूर पता लगा सकते हैं कि उस पर आवेश है अथवा नहीं है। तो यह होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो हमारे पास इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम आवेश को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे कि किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी, जैसे कोई एक आवेश है, उसके नेबरहुड में बहुत सारे आवेश है, तो सारे आवेश क्या करेंगे, इस पर क्या लगाएंगे, अलग अलग बल लगाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी इन बलों के योग के तुल्य होता। तो ये बताना है कि कौन सा योग है। देखिए 2 प्रकार के योग होते हैं, एक होता है बीज गणितीय योग, एक है बीज गणितीय योग और दूसरा है सदिश योग। तो देखिए बच्चों, अगर बल की बात कहिए तो बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होते हैं। तो यहाँ पे आएगा सदिश योग। इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको बच्चों हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो परिणामी बल है वो सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, बीज गणितीय योग के तुल्य नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्योंकि F क्या होता है, F/Q0 की जो एकांक परीक्षण आवेश है वो कितने बल का अनुभव करेगा, परीक्षण आवेश को हम धनावेश मानते हैं, वो कितने बल का अनुभव करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखें कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर किसी दूसरे एक कोई आवेश है उसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर आओगे तो वो क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33 कि जब एक परावैद्युत को, कोई परावैद्युत पदार्थ है जिसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु या अणु की तरह व्यवहार करते हैं। तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ये एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्या करता है, विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इनमें जो धनावेश है उसका केंद्र और जो ऋणावेश है उसका केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक छोटे से विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। तो ये हमारे रिक्त स्थानों वाले प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। देखें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, उसके पश्चात लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसके बाद दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो कि आते हैं हमारे पास, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जरूर आता है तो इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके पश्चात निबंधात्मक प्रश्न, उसमें से आता तो नहीं है पर ये जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है उसमें कई बार सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनको भी अपन देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कि पहला प्रश्न है कि जब किसी द्विध्रुव को, द्विध्रुव की यहाँ पे बात हो रही है, किसी समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। देखिए समान विद्युत क्षेत्र जो होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे परस्पर समांतर लाइनों से दर्शाते हैं जिनके मध्य की दूरी भी समान होती है। इसमें अगर आप किसी विद्युत द्विध्रुव को रखोगे -Q एंड +Q तो क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो +Q पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल कार्यरत करेगा QE और -Q के जो क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा QE। तो कुल मिला के जो दोनों बल कार्यरत होंगे वो परिमाण में तो समान होंगे QE, लेकिन दिशा में क्या होंगे, अलग होंगे। तो कुल कार्यरत बल जो होगा वो कितना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है इसलिए हम केवल आंसर लिखेंगे क्या है, 0 यहाँ पे हो जाएगा। चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि एक चालक की सतह पर, एक जो चालक है उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है σ/ε0। तो उस बिंदु पर किसके समानुपाती होती है, तो ये किसके समानुपाती होगी, ये होगी यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती। पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा है तो उस जो पृष्ठ है उस पर
विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व के ये क्या है, समानुपाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसकी ओर होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो सदैव क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर हमारे पास होती है। तो ये धनावेश से प्रारंभ होती हुई महसूस होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती हुई महसूस होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और वही उसी पे स्पर्श रेखा किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो होती है हमेशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनावेश से ऋणावेश की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 जो कि लास्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्नों का। एक छोटे द्विध्रुव के लिए, यहाँ विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कितनी गुनी है। तो ये हम रिक्त स्थानों में भी कर सकते हैं, दुगुनी है। जो अक्षीय वाली होती है वो दोगुनी है निरक्षीय वाले से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न हमें दिए हुए, देख लेते हैं इनको। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ। देखें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर दो उसके भौतिक गुण होते हैं। एक होता है उसका चार्ज जिसको हम ई से लिखते हैं, दूसरा होता है उसका द्रव्यमान जिसको हम एम ई से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो बेसिक आवेश होता है, इससे छोटा आवेश कुछ हो नहीं सकता। उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दूसरा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की अगर बात करें तो वो होता है 9.1 × 10⁻31 कूलम। दूसरी एक प्रोटॉन होता है जिसका जो आवेश है वो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है एम पी वो होता है 1.67 × 10⁻28 कूलम। तो ये जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है, ये 1836 गुना ज़्यादा होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि ई जो अक्षीय होता है वो इक्वल होता है 2p, जहाँ पे p सदिश क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अपॉन में 4πε0r³। तो यहाँ जो द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जो दूरी है उसकी तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक आपको लिखना है। देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि निर्वात की विद्युतशीलता होती क्या है। तो एप्सिलॉन नोट को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। हमने कूलॉम का नियम पढ़ा, F = 2 आवेशों के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमें यहाँ एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना है, तो एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाएंगे, अपने पास आ जाएगा 1/4πf Q1 Q2/r²। तो यहाँ से हम मात्रक निकालेंगे 1/4π, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है। Q1 Q2 दोनों ही क्या हैं, आवेश हैं। तो कूलॉम इंटू कूलॉम क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे F फोर्स का न्यूटन होता है, R दूरी है तो मीटर होगा, तो मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हो गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, समरूपी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। एक समरूपी विद्युत क्षेत्र है या समान विद्युत क्षेत्र है जिसको हम समांतर लाइनों से दिखाते हैं। इनमें उत्पन्न त्वरण का अनुपात आपको बताना है। देखें हम पहले ही पढ़ चुके कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो कैसा चार्ज है, माइनस ई उस पे चार्ज है, प्रोटॉन है तो प्लस ई उस पे चार्ज है, ठीक है। तो उस पे देखें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पे बल लगेगा ई, और इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उस पे बल लगेगा ई। तो कुल मिला के बल का परिमाण तो क्या है, समान है। बल का परिमाण क्या है, समान है। अब बल को हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण लिखते हैं न्यूटन के नियम से। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन बल की बात करें तो होगा ME, और त्वरण क्या लिखेंगे हम, AE लिखेंगे। दूसरा, अब चूंकि ये बराबर होगा, प्रोटॉन फोर्स दोनों बराबर है, तो प्रोटॉन के लिए हम लिखेंगे MP द्रव्यमान को, और त्वरण को लिखेंगे AP। तो हमसे क्या पूछा है, त्वरण का अनुपात पूछा है। किसका, पहले इलेक्ट्रॉन का, तो AE/AP हमें पूछा है। तो इधर देखें AE है, AP इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा MP बट्टा में ME। तो यानी कि जो त्वरण होगा वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका त्वरण कम होगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा AE/AP = हो जाएगा MP/ME।
या फिर हम इसको कह सकते हैं MP अनुपात ME। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 42 क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य कैसा होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, कोई परीक्षण आवेश है, उसको अनंत से हमें लाना है विद्युत क्षेत्र में, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन दी है कि विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है। तो जो भी कुछ कार्य किया जाता है वो क्या होता है, वो चार्ज जिसको हमें लाना है इनटू जो जिस क्षेत्र में हमें लाना है, जिस पॉइंट पे हमें लाना है, वहाँ पे विभव कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विभव इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षण आवेश मैंने मान लिया Q0 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या पूछा है, विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, एक -Q चार्ज हो गया, एक +Q चार्ज हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। और अब इसका लंब अर्धक क्या होता है, इसके मध्य से गुजरने वाली लंबवत रेखा क्या होगी, इसकी लंब अर्धक हो गई। तो अगर यहाँ इस लंब अर्धक के किसी भी, मान लो मैं पॉइंट को ले लेता हूँ P, अगर उस पर मुझे विभव ज्ञात करना है तो देखिए ये A डिस्टेंस होती है, ये A डिस्टेंस होती है, ये R डिस्टेंस मैंने मान ली। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, A² + R² का अंडर रूट, ये डिस्टेंस भी हो गई A² + R² का अंडर रूट। तो यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों की क्या है, समान है, -Q की भी समान है और +Q की भी समान है। दूसरा, चार्ज का परिमाण भी समान है। तो V हमारे पास क्या होता है, KQ/R होता है। तो यहाँ पे देखें, V मैं माइनस के कारण लिखता हूँ, V माइनस क्या हो जाएगा, -KQ/R कितना है, ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, √A² + R² है इस -Q की P पॉइंट से, प्लस अगर मैं V प्लस लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का KQ/ डिस्टेंस वही A² + R²। तो देखिए V प्लस और V माइनस दोनों मिलके पॉइंट P पे क्या बनाएंगे, टोटल विभवांतर बनाएंगे। अब चूंकि ये सदिश राशि तो है नहीं, तो सीधा इसका क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो टोटल क्या हो जाएगा, विभव 0 हो जाएगा। तो इस लंब अर्धक पे चाहे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहां पे विभव जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो किया गया कार्य W = Q0 × V कितना हो जाएगा, Q0 × 0, यानी कि W हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे इस 42 का आंसर क्या हो जाएगा कि ये होगा भाई 0 होगा। ये आप आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं कि ऐसे होगा 0। नेक्स्ट हम बात करें कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F जो होता है, कोई दो चार्जेज हैं, अगर हमारे पास दो कोई चार्जेज है, एक Q1 है एक Q2 है, इस प्रकार से फिगर बना सकते हैं, उनके डिस्टेंस R आप दिखा सकते हैं। तो जो इनके बीच जो कूलाम बल लगता है वो Q1 Q2 के तो समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को अगर साथ में लिखना चाहें तो Q1 Q2/R² हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे आता है KQ1 Q2/R²। K को भी आप चेंज कर सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके कूलाम का नियम। नेक्स्ट, आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं। आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान परिमाण तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए Q, लेकिन प्रकृति विपरीत। तो जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश लगभग अत्यल्प दूरी पर रखे जाते हैं, ये जो दूरी होती है वो बिल्कुल अत्यल्प होती है। तो जब अत्यल्प दूरी पर रखे जाएं तो उसको क्या कहते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव हम कहते हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव बना, उसके लिए जो फिजिकल एक क्वांटिटी होती है उसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p लिखते हैं। वो क्या होती है, कोई एक परिमाण ले लो और ये दिशा ले लो 2a। तो इसकी जो दिशा होती है वो -Q से किधर होती है, +Q की ओर होती है। अब इसका हमें मात्रक लिखना है। देखें Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और 2a क्या है, दूरी है, तो कूलाम × मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो कूलाम मीटर आप लिख सकते हैं। C कूलाम में C कैपिटल होता है, मीटर में M स्मॉल होता है। तो आप इसको सेंटीमीटर से कंफ्यूज ना करें, सेंटीमीटर में दोनों ही छोटे होते हैं। यहाँ पे कूलाम का C बड़ा है और मीटर का M छोटा है। तो बच्चों ये हमने अभी तक क्या देख लिए हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता ही है बच्चों 3 नंबर का। तो क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो विद्युत द्विध्रुव वाला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपके अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है, या फिर निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा को हम विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो विषुवतीय कहे तो वो भी क्या है, निरक्ष रेखा ही है। फिर क्या पूछा जा सकता है,
बल आघूर्ण का व्यंजक पूछा जा सकता है कि जब हम जो है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम रखें तब। तो आवश्यक चित्र भी इसमें बनाना होगा। फिर आवश्यक चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए कि अनंत रेखीय आवेश के कारण उसके निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश के लंबवत दिशा में होता है। तो यहाँ हमें केवल चित्र बनाना है, वो ऐसे चित्र बनाना है अनंत रेखीय आवेश का, और जो आर्ग्यूमेंट्स हमारे होते हैं कि इधर से एक अल्पांश लेंगे दूसरी तरफ एक अल्पांश लेंगे तो हमारे पास ऐसे परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है। तो वो हमें यहाँ पे बताना है कि कैसे जो लंबवत जो घटक हैं वो कट जाते हैं, केवल जो समांतर घटक है वही रहते हैं। तो यहाँ पूरा डेरिवेशन नहीं करना, हमें विद्युत क्षेत्र नहीं निकालना, केवल क्या बताने हैं, दिशा यहाँ पे बतानी। फिर यहाँ ये भी कह दिया कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। नेक्स्ट आ गया कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और इनमें संबंध भी बताइए। तो हम जानते हैं इनमें क्या संबंध होता है, ई फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस का समाकलन। तो इससे एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जरूर आएगा, तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें और चित्रों का खास तौर से ध्यान रखें कि जो एग्जामिनर होता है वो आपके चित्र देखता है, तो बड़े शालीनता से चित्र बनाएं, बड़े बड़े चित्र बनाएं, सारे जो आपको व्याख्या करनी है वो चित्र में करें, ठीक है, क्योंकि सीधा ध्यान चित्र पे जाता है। चित्र आपने अच्छा बनाया है तो जरूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न। इसमें निबंधात्मक प्रश्न आते नहीं हैं, वैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, तो ये भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही देख सकते हैं कि गोलीय कोष जो होता है उसके कारण कोष के बाहर कैसा होगा विद्युत क्षेत्र, कोष के पृष्ठ पर कैसा होगा और कोष के अंदर कैसा होगा, और आपको आलेख भी बताना है जो इस PDF के अंत में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र कैसे चेंज होता है। ये अगर त्रिज्या हो गोले की तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र रहता है 0, फिर अचानक से पृष्ठ पर बढ़ेगा और फिर वापस ऐसे घटता रहेगा 1/r² के रूप में। ई आउट जो होता है 1/r² के समानुपाती होता है। तो ये आपको एक तो आलेख भी बनाना है और इनको दिखाना भी है गाउस के नियम से। तो फिर यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम देख सकते हैं कि देखिए इनको हम कर लेते हैं कि 2 विद्युत रोधी आवेशित गोले A और B जो आकार में सर्वसम है, 2 गोले हैं भाई, विद्युत रोधी हैं, वो आकार में सर्वसम है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 2 गोले हैं, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है और दोनों पर पृथक पृथक इतने आवेश है, दोनों पर ही सेम आवेश है, क्यों मैं मान लेता हूँ। इसी प्रकार का एक अनावेशित गोला C सर्वप्रथम पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंततः दोनों से हटा लिया जाता है। तब A व B गोलों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम देख चुके हैं बच्चों कि अगर कोई अनावेशित गोले को आप लेके आएंगे इनके साथ तो क्या होगा कि आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण इसमें होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे विद्युत रोधी गोले कहे हैं, इन्होंने चालक गोले नहीं कहे। ये चालक नहीं है तो आवेशों का पुनर्वितरण यहाँ पे नहीं होगा। जो पहले A पे आवेश है वही रहेगा और जो पहले B पर आवेश है वही रहेगा, यानी कि इतना ही आवेश रहेगा। अगर ये चालक गोले कहता तो आवेशों का पुनर्वितरण वहाँ पे हो जाता, जैसा कि हमने पहले ऐसे ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में हमने देखा है। तो यहाँ पे जो फोर्स हमारे पास लगेगा, अब यहाँ पे Q1 Q2 सेम ही है, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा KQ²/r²। तो K का मान हम लिख देंगे 9 × 10⁻⁹। Q कितना था 6.5, तो इसका स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा -14 अपॉन में R कितना 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.50 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ आधा मीटर, तो मैं 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻9। चलें एक बार पावर को छोड़ते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। 9 इंटू ये हो जाएगा 6.5 × 6.5 और ये 1/2 है, स्क्वायर होगा 4, तो वो भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ 4 से इसको, ये यहाँ पे 26 आ जाएगा और 26 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 216 आ जाएगा। इसको वापस 6.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी।
1404। अब हम 10 की पावर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 10 की पावर 9 थी, यहाँ 10 की पावर -14 है, तो 1404 इंटू 10 टू द पावर -5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसको सोल्व करना चाहे तो 1.404 इंटू 10 टू द पावर -2 यहाँ पे न्यूटन मिल जाएगा। तो यहाँ ये एक ही कंसेप्ट था कि ये विद्युत रोधी हैं, ये चालक गोले नहीं हैं, तो इसमें आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे एक कैचिंग पॉइंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक चालक है, ठीक है, और उसके पृष्ठ पर चालक के हमेशा क्या रहता है, पृष्ठ पर ही आवेश रहता है, अंदर तो कोई आवेश रहता नहीं है। तो ये Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, जो सेम जो था ऊपर वाला सेम नहीं है, सॉरी, 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 है। इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखें, गोले के अंदर जो होता है ई इन, वो तो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है। और गोले के ठीक बाहर यानी कि गोले के पृष्ठ पर कितना होता है, KQ अपॉन विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, तो KQ अपॉन R जो कि उसकी त्रिज्या है, इस फॉर्मूले से निकलेगा, और KQ अपॉन R स्क्वायर निकलेगा। और अगर हमें बाहर निकालना है 18 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा KQ अपॉन R का स्क्वायर। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पहला जो चैप्टर था उसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर ऐसे ही वीडियो आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे पास साथ बने रहें। नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको अपडेट उस पर मिल जाए। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।